1.5 साल पहले अपने राजनीतिक गुरु से हरियाणा की बागडोर संभालने वाले और अपने सियासी कैरियर में हर असाइनमेंट को बखूबी पास करने वाले नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री पद पर भी उतनी ही नायाब कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मिलनसार, हंसमुख, जमीन से जुड़े नेता की छवि, ये सब इनको हरियाणा में लोकप्रिय बनाते हैं, हरियाणा के लोगों की पसंद बनाते हैं। साथ ही आज भाजपा का वो चेहरा बन गए हैं जो दिल्ली से लेकर बिहार तक चुनावों में स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार होता है। अपनी लोकप्रियता, कुछ ऐसे निर्णय जो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, प्रशासनिक पारदर्शिता, सहज, सरल और साफ व्यक्तित्व, इन सब ने इनको एक ऐसा आइकॉन बना दिया है जिसके भाजपा में हर राज्य में आज डिमांड है। जी हां, हमारे बीच वही शख्सियत हैं जिनसे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की भाजपा को भी बहुत उम्मीदें हैं। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। अमर उजाला संवाद में आपका स्वागत है मुख्यमंत्री जी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। करीब 1 साल पहले इसी मंच पे आप आए थे और चुनाव होने वाले थे और आपने बहुत दावे के साथ कहा था कि हम फिर सरकार बनाएंगे। आप कैसे इतना आश्वस्त थे? क्या 1-1.5 महीने में जो एक सबसे मिलना जुलना और एक सबके लिए सहज मुख्यमंत्री की एक छवि, उस पर आपको बहुत भरोसा था, या फिर 10 साल जो सरकार ने काम किए थे उस पर? देखिए विजय जी, जब मैं आपके सम्मुख इस मंच पर आया था और आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप सत्ता में आ रहे हैं, तो मैंने बड़े दावे के साथ ये बात कही थी कि जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आएगी। विजय जी, पिछले 11 वर्षों का जो इतिहास रहा है, वो पिछले 11 वर्षों का इतिहास दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति, महिला, किसान, युवा, गरीब व्यक्ति को ये सरकार हार्ट टच करने वाली सरकार है। मैं ये मानता हूं विजय जी कि आजादी के बाद अगर इस गति से काम हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जब हरियाणा की कमान को संभाला और एक एक विषय को लेकर के उसके अंदर सुधार किए, क्योंकि अस्त व्यस्त था विजय जी, परंतु उसको सुधार इस गति से किया कि दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक भी सरकार की योजना सीधी उसके घर तक पहुंचना शुरू हो गई। उसे किसी दफ्तर के भी चक्कर नहीं काटने पड़े। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से उसको लाभ पहुंचाया। उसमें कोई भी था, उसमें महिला थी, उसमें किसान था, उसमें युवा था, उसमें गरीब व्यक्ति था। हम ये भी देखते थे कि सरकारें बोलती थी परंतु नीचे नहीं कुछ होता था। 5 साल के बाद लोगों के मन में आ जाता था कि भाई ये बोलते तो हैं परंतु काम धरातल पर नहीं होता, जब उन तक लाभ नहीं पहुंचते थे। लाभ तो पहुंचने की दूर है विजय जी, दफ्तरों में नहीं उनको जाने दिया जाता था, दफ्तर के चक्कर काटते रहते थे। ऐसी स्थितियां इस प्रकार की थी, परंतु उस शासन तंत्र को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को भी ये लगने लगा
10 वर्षों के बाद कि ये सरकार मेरी है, बड़े गर्व के साथ किसान को लगने लगा कि ये सरकार मेरी है, महिला को लगने लगा ये सरकार मेरी है, युवा को भी लगने लगा कि ये सरकार मेरी है, युवाओं के माँ बाप को भी लगने लगा कि ये सरकार हमारी है। ये पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। हमने देखा है कि युवा जब नौकरी के लिए जाता था, सबसे ज्यादा संघर्ष युवाओं के माँ बाप को करना पड़ता था। युवा तो पेपर देने के लिए जाता था, परंतु सबसे बड़ा संघर्ष अगर होता था, वो अगर बेटे को नौकरी लगवानी है, बेटी को नौकरी लगवानी है, तो उसके माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता था। वो घूमता रहता था, चक्कर काटता रहता था, मंत्री के यहां जाना है, किसी मुख्यमंत्री के यहां जाना है, तब जाकर के नौकरी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी और किस स्थिति में मिलेगी। जमीन बेचनी पड़ेगी, गहने बेचने पड़ेंगे, नौकरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। अविश्वास लोगों का था सरकारों के प्रति। परंतु आप देखते हैं कि इन्हीं 11 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने वो विश्वास वो युवा के अंदर भी आया, युवा के माँ बाप में भी आया, किसान में भी आया, गरीब में भी आया, महिला के अंदर भी आया। और उस विश्वास के ऊपर मैं ये बात बोल रहा था, प्रणाम महाराज जी, उसी विश्वास के ऊपर मैं ये बात बोलता था कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आएगी, और उसी मैंडेट के साथ आई है जो हमने सोचा था। जी बिल्कुल। और अभी मैं आपको विजय जी एक और बात बता रहा हूं आज, क्योंकि अमर उजाला के चैनल के ऊपर मैं बैठा हूं। पिछले बार तो जब ये 2024 का चुनाव आया, लोगों में कुछ भय था, क्योंकि कांग्रेस का इतना दुष्प्रचार हुआ था कि भाई सरकार आ गई है, सरकार आ गई है, लोगों ने डर करके वोट दिया। परंतु जब 2029 का चुनाव आएगा, आप रिजल्ट देखना किस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा के और देश के होंगे। क्योंकि कुछ समय के लिए ये गजब जो झूठ बोलते हैं या झूठ फैलाते हैं या भ्रम की स्थिति खड़ी करते हैं, कुछ देर के लिए व्यक्ति उसके अंदर आ जाता है, परंतु अब धीरे धीरे करके वो बादल छंट रहे हैं। अब लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने वो पिक्चर क्लियर हो रही है, और पिक्चर ऐसी क्लियर हुई है विजय जी कि हरियाणा के अंदर जब नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लगातार सरकार बन रही है हर स्टेट के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे फिर बिहार के अंदर हो, और आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं। मैं इसी आधार के ऊपर आज आपके बीच में बात कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, ये कांग्रेस का जो भ्रम फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, वोट चोरी का ये मामला लेकर के घूम रहे हैं, ये सारे के सारे देश के लोग उसको धराशाही कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है, इनके पास मुद्दा भी नहीं है। आपने कहा कि एक भ्रम की सी स्थिति पैदा की जाती है। चुनावों के 1 साल बाद मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी कहते हैं कि 25 लाख वोट चोरी हुए। हाल ही में उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में काफी बड़ी रैली भी की, और हालांकि संसद में अमित शाह जी ने उसका करारा जवाब भी दिया, और उसके बाद आपने परसों पूरे भाजपा के सारे मंत्रियों और वर्करों को पूरा बताया कि किस तरीके से इसका जवाब देना है। क्या कहना चाहेंगे इस मंच पे आप वोट चोरी के मुद्दे पर? देखिए, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस पार्टी जो लेकर के आती है, कौन व्यक्ति स्क्रिप्ट लिख करके देता है मुझे तो ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनल मामला है। परंतु इस प्रकार की स्क्रिप्ट जो लिख करके देता है, वो कांग्रेस की तो मट्टी पलीत कर रहा है, परंतु राहुल गांधी की भी कर रहा है, राहुल गांधी परिवार की भी कर रहा है। क्योंकि इस प्रकार की बातें लिखना और इस प्रकार के एजेंडे लेकर के देश के बीच में जाना, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भाई छोटा समय नहीं है, देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है। भाई 55 साल के अंदर जो जो काम किए हैं, हम ये नहीं कहते किसी ने काम नहीं किया, हम बोलते हैं हर प्रधानमंत्री ने आकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की जितनी सामर्थ्य है, देश को उतना ऊंचा लेकर के जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की जितनी सामर्थ्य थी वो लेकर के गए, और इंदिरा गांधी की जितनी सामर्थ्य थी वो लेकर के गए।
जो भी प्रधानमंत्री रहा है अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि 55 साल देश के सत्ता के ऊपर बैठे रहे और देश की सत्ता के ऊपर बैठने के बाद 55 साल के बाद देश की जनता के सामने ये मुद्दे लेकर के जाएं कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार का मुद्दा लेकर के मंचों के ऊपर जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार का मुद्दा लेकर के जाना कि अगर वोट चोरी हुआ, वोट चोरी के कारण सरकार बनी है, ये इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस के लिए उसको धरातल में उतारने के मुद्दे हैं। कौन व्यक्ति इनको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आप 55 साल देश के ऊपर शासन किया है, आप कंपैरिजन करिए कि मोदी जी आपने ये किया, हमने ये किया था। हम इसके बारे में आपको ये चेताना चाहते हैं कि आप इसके अंदर और अच्छा काम करिए। ये विपक्ष की भूमिका होती है। लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। आज तक किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उंगली नहीं उठाई जितनी उंगलियां आज कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारा चुनाव आयोग है, चाहे हमारा माननीय उच्च न्यायालय है, और चाहे हमारा लोकतंत्र है, चाहे हमारी संसद है, चाहे हमारे राष्ट्रपति हैं, चाहे हमारे उपराष्ट्रपति हैं, चाहे हमारी संसद के अध्यक्ष हैं, इन सब के ऊपर कांग्रेस ने समय समय के ऊपर उंगली उठाई है। जब लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है तो फिर वोट चोरी का आरोप, उस ईवीएम का आरोप लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। ये इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी की छवि, जो अगर ये चाह रहे हैं कि ये उनकी ठीक हो रही है, ये और गलत में जा रही है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। जी, चुनावों की बात हुई, बहुत स्पष्ट भी आपने इस पे किया। मुख्यमंत्री जी, इसी मंच की मैं बात करता हूं। पिछली बार आपने कहा था कि आप शपथ तब लेंगे, उससे पहले 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, और आपने वैसा किया भी। पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने इस तरीके का एक पहले घोषणा की थी और शपथ लेने से पहले वो नियुक्ति पत्र जो है वो सौंप दिए गए। आज नहीं विजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने घोषणा की थी कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, क्योंकि मेरे पास मात्र, जब मैंने कार्यभार संभाला, कार्यभार संभालते ही 12 तारीख को मैंने कार्यभार संभाला, 13 को शपथ हुआ, 14 को हमने 70 बुलाया और 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा का लग गया। तो जो ही मैंने कार्यभार संभाला तो मैं, चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, मैं उसके बीच में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। कर क्या, मैं बोल भी नहीं सकता था। एक दिन में ही मैंने जो मेरे को समय मिला उसी के अंदर मैंने बोल दिया कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। परंतु 1.5 महीने 2 महीने चुनाव आचार संहिता लगी रही। मैंने अपना पूरा एजेंडा तैयार किया कि 6 तारीख को आचार संहिता हटेगी, 6 तारीख से लेकर के जब विधानसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो मेरे पास 100 दिन है। तो मैंने उस समय के अंदर बैठ करके पूरे 100 दिन का एजेंडा तैयार किया कि मैंने हर रोज क्या करना है। हर रोज का एजेंडा तैयार किया मैंने। कई दिनों के अंदर मैंने 2 कार्यक्रम करने थे, वो भी एजेंडा तैयार किया। एजेंडा तैयार करके मैंने अधिकारियों को कहा भी ये एजेंडा है, 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, इसको धरातल पर उतारना है, 100 दिन है हमारे पास, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और 6 तारीख से 7 तारीख से मैं हर रोज कार्यक्रम करूंगा। तो मैंने पूरा का पूरा एजेंडा बना करके अधिकारियों को दिया, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। 7 तारीख से मैं हर रोज एक से एक कार्यक्रम में कर रहा था। और इसी बीच में जब मैंने कहा, मेरे को जो 10-15 दिन का समय मिला कि मैंने लगभग हर रोज 14-15 हजार बच्चों को नियुक्ति पत्र भी दिए, रिजल्ट निकाले, उनको तुरंत नियुक्ति पत्र उनको हाथों में दिए। 56 दिन के बाद विजय जी, 2 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आप सब जानते हैं, आपको भी मालूम है
2 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मैं लगातार काम कर रहा था, उस बीच में हर रोज कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई विषय लेकर के जनता के बीच में मैं जा रहा था। कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो हमारे विपक्षी दल के नेता चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही, और उन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप हरियाणा सरकार को हिदायत दें कि वो कोई रिजल्ट ना निकालें। उनका तुरंत मेरे पास एक ईमेल आया, उन्होंने लेटर भेजा चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि आप सब कुछ अभी ब्लॉक कर दें जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे। मैंने तुरंत उसको स्वीकार किया। तो मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर के आए, और दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहता हूं विजय जी, उसी बीच में कांग्रेस ने भी एक घोषणा की कि हम 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। जब कांग्रेस ने अपने उसके अंदर कहा कि हमारी सरकार आ रही है, हम 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, इनके जो प्रत्याशी थे, इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया कि भाई 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में इतने नौकरी आ रही है। हिस्से बंटने शुरू हो गए। आपको मालूम है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। बच्चों के मन में एक बात घर कर गई कि भाई रिजल्ट तैयार है, हमने पेपर दिया था, अरे ये तो हिस्से बंट रहे हैं, तो नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं। तो बच्चे इकट्ठे होकर के आए, मेरे को कहने लगे मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। मेरे को ये कहा, और मेरे ख्याल से 1,500 के करीब में यूथ था मेरे पास इकट्ठा होकर। उन्होंने मेरे से समय लिया, मैंने उनको समय दिया तो वो कहने लगे मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने बच्चों को कहा मैं रिजल्ट नहीं निकालूंगा। उनके मुंह के ऊपर कहा मैं रिजल्ट नहीं निकालूंगा। चुनाव आयोग ने यह हिदायत दी है, कांग्रेस के लोग गए हैं, एक बड़ा नेता दिल्ली के अंदर बैठा, वो जाकर के चुनाव आयोग के पास पेश हुआ, और वहां से लेटर आ गया है भाई आपने रिजल्ट नहीं निकालना। मैं कहा रिजल्ट मैं नहीं निकालूंगा, परंतु एक विश्वास आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने सभी युवाओं के बीच में कहा, मैंने उनको कहा 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मैंने उस बात को पूरा किया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में उसकी चर्चा की है, और उसके बारे में कहा भी है कि हमारी सरकार ने जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा किया है। मैंने इतिहास में हरियाणा में पहली बार 24,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, तब मैंने शपथ लिया, जो बात मैंने कही उस बात को पूरा किया है। एक भी बच्चा हरियाणा का बिना पर्ची बिना खर्ची के, कितना बड़ा विश्वास। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची के, जो सोच भी नहीं सकता कि हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जहां पर गरीब व्यक्ति भी बड़ा सर ऊंचा करके कह सकता है कि मैं हरियाणा सरकार की नौकरी में चला जाऊंगा। ये सम्मान अगर कोई देता है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, वही ये आश्वस्त कर सकती है, वही विश्वास देती है कि ये गरीब की सरकार है, ये महिला की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये युवा की सरकार है। वही विश्वास देती है, और उसको हमने पूरा किया है, उसको हमने सार्थक किया है। और सार्थक किया है, ये बड़ा विश्वास लोगों का बड़ा है कि पहली बार लोगों ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने फेसबुक के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोगों ने अपने आप लिखा, उन्होंने ये लिखा कि जब भी कोई सरकार बनती थी, किसी के घर में कोई अनाज की बोरी नहीं डाल करके जाता था, वोट ले जाता था, परंतु पहली बार सरकार है कि 25,000 घरों के अंदर बोरी सी गाल दिखा सरकार ने। ये पहली बार ऐसी प्रतिक्रिया लोगों की आई है। तो लोगों का बड़ा विश्वास इस सरकार के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर है कि मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं है तो वो फिर झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ का सहारा लेकर के देश को, समाज को, गरीब को बरगड़ाने का काम करते हैं।
परंतु अब समझ चुके हैं, गरीब भी देश का समझ चुका है कि जो व्यक्ति ने परिवारों सहित जिनका एनडीए अगर आप चेक करेंगे, डीएनए उनका अगर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। चाहे इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, किस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट के फैसले का अपमान किया गया, किस प्रकार से लोकतंत्र को तार तार किया गया, कौन नहीं जानता। कांग्रेस के क्रियाकलापों को देश का व्यक्ति कौन नहीं जानता। हाँ, इतनी बात है कि जो आने वाली जनरेशन है शायद उनको उसके बारे में ना मालूम हो, क्योंकि जब व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है उसको नहीं पता चलता। परंतु समय समय के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात बोलते हैं कि जो कांग्रेस ने अपने क्रियाकलाप किए हैं उसको बताना हमारी जिम्मेवारी है। लोगों के बीच में जाना, युवाओं को बताना, गरीब को बताना, महिला को बताना, किसान को बताना। अगर किसान की, कांग्रेस के लोग ही बोलते हैं कि किसान की हालत खराब हुई है। भाई 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया है, अगर किसान की हालत खराब हुई है तो जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान को 6,000 रुपया एक साल के अंदर उसका पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं अगर अपने हरियाणा के किसान की बात करूं, मेरे हरियाणा के किसानों के 20 लाख किसानों के खाते में 7,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ऑनलाइन करके किसान को, नहीं तो 6-6 महीने तक उसको फसल का पैसा नहीं मिलता था। मेरे किसान के 12 लाख किसान के खाते के अंदर आज 1,64,000 करोड़ रुपया उसने अपनी फसल मंडी के अंदर पहुंचाई। 48 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये सम्मान अगर किसी को दिया जा रहा है, ये किसान को दिया जा रहा है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, ये कांग्रेस का समय का भी मैं बता देता हूं आपको। कांग्रेस 10 साल हरियाणा के अंदर रही है, 2004 से लेकर के 2014। किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, कांग्रेस ने 1155 करोड़ रुपया उसके खराबे का दिया। 269 करोड़ रुपया वो छोड़ करके चली गई। 2014 में जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जो 269 करोड़ रुपया कांग्रेस छोड़ करके गई थी, 2015 में मनोहर लाल जी ने वो पैसा दिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का खराबा हुआ है तो हमने इन 11 वर्षों के अंदर किसान के खाते में 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। किसान को भी ये लगता है ये सरकार मेरी है, महिला को लगता है ये सरकार मेरी है, युवा को ये लगता है ये सरकार मेरी है, गरीब को लगता है ये सरकार मेरी है। और उसी विश्वास के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनाएगी, और सरकार लोगों ने बनाई है। और कांग्रेस जो अफवाह फैला रही थी, जो भ्रम फैला रही थी, उसको धराशाही कर दिया। आज भी उनको ये स्वीकार नहीं है। मैं आज इसी विश्वास के ऊपर कह रहा हूं कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सोच है। वो बोलते भी हैं कि हम किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, मेरी सरकार 1,40,00,000 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। एक योजना बनती है, 1,140,00,000 करोड़ लोगों के लिए हमारी सरकार काम करती है। गरीब को अगर उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर पहुंचाना है तो भेदभाव नहीं है। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है जी। बिना भेदभाव के काम करते हैं। मैं इसी पे बात कर रहा था। 217 संकल्प थे आपके चुनावी घोषणा पत्र में, जो संकल्प पत्र था आपका, और आपका दावा है कि 54 जो है वो पूरे हो चुके हैं, 54। और इस फाइनेंशियल ईयर में, जैसा आपने पीछे कहा कि 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसे कोई बड़े फैसले जिनको आप लगता है कि वो वाकई हरियाणा के लिए उपलब्धि है, जिससे एक आम नागरिक के जीवन में वहां पर सुधार हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे आप? विजय जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि जो हमारा संकल्प पत्र है, आप अगर हमारा 2014 का संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे, पूर्ण रूप से धरातल उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2019 का संकल्प पत्र अगर आप लोग देखेंगे, पूर्ण रूप से धरातल उतारने का काम किया है।
जब 2024 का संकल्प पत्र हमने जारी किया था, मैंने प्रेस के अंदर ये बात कही थी कि ये संकल्प पत्र हमारा एक भगवान का रूप है। हम इसको भगवान का रूप मानते हैं और इसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार का है। विजय जी, मुझे खुशी है बताते हुए, हमने हरियाणा प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव से पहले हम चुनाव में गए थे, तो हमने लोगों से 217 संकल्प लिए थे। हमने 217 संकल्प लिए थे और मुझे खुशी है आज बताते हुए उसमें से 53 संकल्प हमने पूरे कर दिए हैं। 90 संकल्प के ऊपर गति से काम चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। 1 साल के अंदर हमने इस गति से काम किया है, जिसमें महत्वपूर्ण संकल्प थे विजय जी, महत्वपूर्ण संकल्प उनको पूरा किया है। मैंने ये कहा था, मैं लोगों के बीच में बात कर रहा था जब चुनाव चल रहा था, क्योंकि जब मैं लोकसभा का सदस्य था कुरुक्षेत्र से, मेरे पास लोग बहुत सारे आते थे। मेरे को एक बात बोलते थे कि सांसद जी आप एक चिट पे लिख करके हमें दे दीजिए, सीएमओ को फोन कर दीजिए, हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, हमारा काफी पैसा लगता है, आप अगर कहेंगे तो हमारा पैसा नहीं लगेगा। मैं लिख करके दे देता था। जब हम संकल्प पत्र तैयार कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आया, मैं कहा काफी लोग मेरे पास आते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास भी नहीं आते हैं, नहीं पहुंच पाते, वो हमारे किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते। मैं कहा इसको संकल्प पत्र में डालो। और मैंने ये बात लोगों के बीच में कही जब मैं मंचों के ऊपर जाता था, भी 8 तारीख के बाद सबसे पहला अगर चयन मेरा होगा तो हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और 8 तारीख को सबसे पहला जो मेरा चयन हुआ, हरियाणा के हर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस फ्री कर दिया, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। नहीं तो एक डायलिसिस के ऊपर विजय जी लगभग 25 से 30 हजार रुपया हर महीना व्यक्ति का खर्च आता था एक डायलिसिस में। कई बार व्यक्ति को 2 डायलिसिस भी कराने पड़ते थे महीने में, कई व्यक्ति ऐसे थे 3 डायलिसिस भी कराने पड़ते थे। बहुत भारी भरकम गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। बड़े उस वायदे को पूरा किया। मैंने मंच के ऊपर कहा था, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि हमारी जो हरियाणा का किसान है, उस किसान की सारी फसल, जो 24 फसलें हमारा हरियाणा का किसान उगाता है, उसको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार की होगी। हमने उसको पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। ये हमने निर्णय किया। मैंने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो माताएं हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनके रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये मेरी सरकार पहुंचाएगी। हमने उसको भी लागू कर दिया। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि जिन बहनों ने ये अप्लाई किया है, अप्लाई कर रही हैं, लगभग 15 लाख बहनें इसके अंदर जुड़ चुकी हैं। 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है और जुड़ रही है, तो उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उसको पूरा किया है। मैंने एक सबसे बड़ी बात ये कही थी, अगर विजय जी आप लोग देखेंगे कांग्रेस के लोग जो बात करते हैं, जो ये प्रथा शुरू की है, मैं ये मानता हूं कि ये कांग्रेस ने इस प्रकार के प्रथाएं शुरू की हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अगर वो बोलते हैं, खाली बोल देते हैं, परंतु उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है कि वो किसी बात को कहें और उसको पूरा करें। मुझे नहीं लगता उन्होंने आज तक कोई पूरा किया है। मैंने लाडो लक्ष्मी योजना की हमने अपने संकल्प पत्र में बात की, बहुत बड़ी बात थी। पहला ही मेरा बजट था, पहला बजट जब मैं प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि मैं वित्त मंत्री के नाते भी मैंने बजट प्रस्तुत करना था, मैं वित्त मंत्री भी हूं और प्रदेश का मुखिया होने के नाते जब मैंने अपना बजट प्रस्तुत किया तो मैंने उसके अंदर कहा कि हम इसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। हमने पहले बजट के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के ऊपर हमने अभी पीछे एक ऐप लॉन्च किया और उसके अंदर हमने फेसिस के अंदर ये बात कही कि सबसे पहले 1 लाख इनकम वाले परिवार इसके अंदर एंटर करेंगे और हम उनको देंगे। मुझे खुशी है कि हमने 2 किस्तें लाडो लक्ष्मी की योजना की पहुंचा दी है। 10 लाख बहनों को लाडो लक्ष्मी पहुंच रही है, अप्लाई कर रहे हैं। हर रोज 3 से लेकर के 4,000 नई बहनें उसके अंदर जुड़ जाती हैं, अप्लाई कर रही है। और हमने 285 करोड़ रुपया
2 किस्तों का बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। जो हमने कहा उसको पूरा किया है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए, हमने ये भी कहा था कि मैं जब गांव के अंदर जाता था, जिन लोगों ने पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना रखे थे, क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता, 20 साल 30 साल से पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया। गांव के अंदर कोई ना कोई शिकायत कर देता है, राजनीति है, कोई बोलता है मेरे को वोट नहीं दिया, उस द्वेष में उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता है, कोर्ट आदेश कर देता है कि इसके मकान को गिरा दो। बड़ी हमारे सामने भी जो लीगल लिटिगेशन आता था, उससे हमें भी दिक्कत होती थी, हमें कोर्ट का आदेश मान करके उसको गिराना पड़ता था। परंतु हमने सोचा कि इस समस्या का समाधान किया जाए और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम जो भी पंचायत भूमि के ऊपर मकान होगा बना हुआ, उसको 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का हम काम करेंगे। हमने उसको भी लागू कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसका पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है और डीसी को जाकर के एप्लीकेशन दे और उसको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं विजय जी, लगातार जो संकल्प हमने, महत्वपूर्ण संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं, जिसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसा कोई एक काम जो आपको लगता है कि इस 1 साल में आपको कर लेना चाहिए था और आप नहीं कर पाए? नहीं, ये महत्वपूर्ण काम थे विजय जी। मैंने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती थी, परंतु हमारा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जब बैठ करके हमने चर्चा की, पूरे मंत्रिमंडल ने एक बात कही कि नहीं, लागू करेंगे, इसको देंगे। और हमने दिया, हमने प्लानिंग बनाई, उसकी प्लानिंग बना करके अधिकारियों को कहा कि इसको धरातल पर उतारना है और उतार दिया। ये बड़ा हमारे सामने चैलेंज था, परंतु हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। और ये बड़ी बात है विजय जी कि पहले ही वर्ष के अंदर हमने उसको लागू कर दिया, जो कहा उसको पूरा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने किसान को भावांतर भरपाई भी देते हैं। अभी मैंने बाजरे का, बरसात के कारण जो बाजरा किसानों का खराब हो गया था, अभी 4 रोज पहले 380 करोड़ रुपया उनका भावांतर भरपाई का दिया है। हमने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे और एमएसपी की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। उसका जितना कम बिका है भाव में एमएसपी से, उसकी भरपाई हमने दी है, अभी दिया है। हम किसान को, यही किसान विश्वास करता है कि ये जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कल आपने हांसी को जिला बना दिया, जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन उसके साथ ही बहुत से इलाकों से ये मांग है, डबवाली है, पिहोवा है, गोहाना है, तो बहुत वर्षों से ये काम रुका हुआ था। आपने एक जिला तो बना दिया, लेकिन बहुत से अब ये जो डिमांड्स रहेंगी, इस पर क्या आपका कहना है? क्या बाकी और जिले भी बनाने पर विचार हो रहा है? विजय जी, हमने अपने मंत्रिमंडल के अंदर एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें अधिकारी भी हैं, हमारे सीनियर मंत्री भी हैं 2-3। वो कमेटी जहां भी कोई ब्लॉक बनना है, सब डिविजनल बनना है या कोई जिला बनना है, तो वो एप्लीकेशन वहां के लोग उस कमेटी के अंदर देते हैं। वो कमेटी समय समय पर बैठती है, चर्चा करती है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां के लोगों के व्यू क्या हैं, वो सारे के सारे लेते हैं। क्योंकि हर गांव से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करता है, वो भी उस कमेटी के पास आता है। कोई ये बात बोलता है कि मैं तो इसमें नहीं जाना चाहता, तो वो भी कमेटी वो सुनती है, सुन करके फिर निर्णय करते हैं। और जो भी कमेटी रिकमेंड करती है, सरकार उसको तुरंत लागू कर देती है। हमारी कमेटी बनी हुई है, रिकमेंडेशन कमेटी के पास से आती है उसके अंदर। क्योंकि कल हांसी के बाद, हाँ, हांसी का क्योंकि कमेटी ने रिकमेंड किया जी, और उन्होंने पाया, क्योंकि हिसार के अंदर 7 विधानसभाएं थी, सबसे बड़ा जिला जी, हिसार था, तो दिक्कत आती है बड़े जिले के अंदर। और फिर वहां के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि हमारा हांसी अलग जिला बने, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों ने जो बड़े अत्याचार किए थे, उस समय हांसी एक अपने आप में गेट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता था, हांसी की एक ऐतिहासिक उसकी पहचान है। और ऐतिहासिक पहचान है। अंग्रेजों ने भी, वहां के जो क्रांतिकारी वीर थे, किस प्रकार से जो वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते थे वो लोग,
और किस प्रकार से वो लाला हुक्मनारायण है, उनको किस प्रकार से सरेआम फांसी के ऊपर वहां अंग्रेजों ने चौकों के ऊपर टांग दिया था। और जब वो लोग नहीं माने, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को बुलडोजर से, जो रोलर था, रोलर से उनको पीस दिया था सड़क के ऊपर गिर करके। आज भी उस सड़क का नाम लाल सड़क के नाम से उसको लोग जानते हैं कि ये लाल सड़क है। कितना अत्याचार अंग्रेजों ने किया था। वो ऐतिहासिक नगरी हांसी है और उसको हमने जिला बनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हांसी के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि उनकी जो एक मांग थी वो सरकार ने उसको स्वीकार किया है और उसको पूरा किया है। और बाकी जगह भी उम्मीद रखें लोग। जी बिल्कुल, मैंने कहा है कि जैसे कमेटी की रिकमेंडेशन आती है उसको हम पूरा करते हैं। इन 5 साल में हरियाणा सरकार के सामने आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां रहेंगी या होने वाली हैं या हैं अभी, और उससे निपटने का आपका क्या प्लान है मुख्य रूप से? जैसे नशे की अगर हम बात करें, नशे पर एक बड़ा अभियान आपने चलाया, खुद मैराथन में जाके आपने शहर शहर में जो है वो युवाओं को जागरूक किया, लेकिन उसके बाद भी नशा पकड़ा जा रहा है। नशा मुक्त गांव कई घोषित किए गए, वहां पर भी जो है वो जवाबदेही तो तय की गई है, लेकिन फिर भी नशा रुक नहीं रहा है। और अब ये कहा जाने लगा कि पहले पंजाब में ही ये समस्या थी, अब हरियाणा में भी उतनी गहराती जा रही है। और क्या इस दिशा में करने जा रही है सरकार, क्योंकि युवाओं और खेल सबसे जुड़ा ये मुद्दा है? बिल्कुल विजय जी, मैं अभी 2 रोज पहले पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठा था। अभी पंचकुला में मैं बैठक कर रहा था, तो मैंने उनके बीच में भी ये बात शब्द कहे हैं कि आजकल जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, एडवांस टेक्निक इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। क्योंकि हम देखते हैं, हम कोई भी अगर विषय लेकर के आते हैं तो उससे आगे लोग सोचते हैं, जो इस क्षेत्र के अंदर काम करने वाले। भी हमारी सोच, हमारी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि हम उस सोच से भी आगे जाएं। अभी आपने नशे की बात की है, हम बड़ा यूथ के अंदर जागरूक भी कर रहे हैं। हम लगातार, मेरा हर महीने कहीं ना कहीं मैराथन का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर लगभग 25-30 हजार यूथ उसके अंदर इकट्ठा होता है। और प्रदेश का युवा इस बात को लेकर के भी इंतजार करता है कि मुख्यमंत्री जी का अब कौन से जिला में कार्यक्रम होगा। मैं हर जिला में करता हूँ, मैराथन के कार्यक्रम होते हैं। साइक्लोथॉन मैंने पूरे प्रदेश के अंदर वो गया, जिससे कि युवाओं के अंदर जागरूक हुआ। पहली बार साइक्लोथॉन यात्रा के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा यूथ ने भाग लिया, अलग अलग उसके अंदर 7.5 लाख से ज्यादा। और उसके अंदर मुझे खुशी इस बात की है, मैंने जब आग्रह किया, मैंने संतों से आग्रह किया, संतों ने मंच के ऊपर आकर के इस अभियान के अंदर जुड़ करके कि युवाओं को नशे से बचाना है, एक बड़ी भूमिका संतों ने अदा की और उसके अंदर बड़ा अभियान उन्होंने चलाया। मैंने खाप पंचायतों को बुलाया, खाप पंचायतें उसके अंदर लगी, और मैंने प्रबुद्ध जनों को अलग अलग बुलाया। मैंने महिलाओं को बुलाया एक जगह, जब ये साइक्लोथॉन यात्रा चल रही थी। मैं हर रोज किसी न किसी व्यक्ति को किसी मंच के ऊपर बुलाता था। महिलाएं आई, महिलाओं को सबसे ज्यादा नशे के अंदर, अगर बच्चा नशे में चला जाता है तो पीड़ा महिलाओं को सबसे ज्यादा होती है, या उसका हस्बैंड अगर नशे में होता है तो तब भी उसको पीड़ा होती है। सबसे ज्यादा नशे का अगर दंश किसी को झेलना पड़ता है तो महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो महिलाएं उस मंच के ऊपर आई, बेटियां आई, अलग अलग समय के ऊपर मैंने अलग अलग लोगों को बुलाया। ये हमारे लिए चैलेंजिंग विषय है, हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। और मैंने ये पुलिस के अधिकारियों को भी कहा है और पंचायतों को भी, मैंने पूरे प्रदेश की पंचायतों को बुलाया। मैंने उनको 5 टास्क दिए पंचायतों को। मैंने कहा कि आपके गांव में ये काम होने चाहिए, और इसको लेकर के, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ ये चैलेंजिंग विषय हमारे सामने भी इन्वायरमेंट, इसके साथ हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एमओयू भी साइन किया है। आने वाले समय के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम वो होने वाला है इन्वायरमेंट के ऊपर। और हमने पंचायतों को बुला करके उनको जो टास्क दिया, हमने कहा कि जो सरपंच अपने गांव के अंदर कोई भी किसान आपके गांव का पराली ना जलाए, उसको आप पराली जलाने से मुक्त करेंगे, एक टास्क। दूसरा टास्क मैंने कहा कि आपके गांव में स्वच्छता में नंबर 1 होना चाहिए।
दूसरा टास्क दिया। तीसरा टास्क मैंने दिया कि आपके गांव में पीने के पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार टूटियां चलती रहती हैं, भी आप उसको ऊपर ध्यान रखेंगे, उससे मुक्त करेंगे। मैंने 5 टास्क सरपंचों को दिए और मैंने कहा कि अगर ये 5 आपने पूरे कर लिए तो हम आपको सम्मानित भी करेंगे। ये हमने उनको दिया। आपके गांव में एक व्यक्ति भी नशे में लिप्त नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान सरपंच रखेगा। आप उसके साथ मिलकर के काम करिए। हमने जो ये 5 टास्क दिए उसके अंदर हमने कहा कि हम आपको सम्मानित करेंगे। और मैंने ये भी कहा, एसपीस की ड्यूटी लगाई, एसएचओस की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा कि जिसके क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी, उसके ऊपर बड़ी हमारी पुलिस अब काम कर रही है, जागरूक भी है भी, अगर किसी भी क्षेत्र में थाना टेरिटरी के अंदर कोई नशा परोसता हुआ या नशा करता हुआ अगर कोई मिलता है तो जिम्मेवारी एसएचओ की है, उसको ध्यान करें, एसपी उसको ऊपर ध्यान करें। और हमने सरपंचों को कहा कि आप उसके अंदर मिलकर के गांव में कमेटी बनाइए, इसके लिए हमने काम करना है। हमारे सरपंच उसके लिए काम कर रहे हैं। हमने उनके इनाम की भी घोषणा की कि जो फर्स्ट आएगा उसको ये देंगे, सेकंड आएगा उसको ये देंगे, प्रदेश स्तर पर देंगे, जिला स्तर के ऊपर देंगे। हम अलग अलग हमने उसका टास्क तैयार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर हमारे सरपंचगण भी और हमारे पुलिस के अधिकारी भी मजबूती से लगे हुए हैं। अगर आप लोग पिछले दिनों के अंदर देखेंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई इन जो नशे के अंदर जो कोर लोग थे उनके खिलाफ की गई है। उनके घरों को भी डिमोलिश किया गया है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसके ऊपर भी बुलडोजर से हमने कार्रवाई करवाई है। और जो इसके अंदर शामिल थे उनको जेल के अंदर पहुंचाया है उठा करके। और अगर कोई व्यक्ति, हमने ये भी कहा कि अगर किसी ने इंजेक्शन लिया है नशे का, वो कहां से इंजेक्शन आया है आप लोग देखेंगे। हमने केमिस्ट शॉप को भी कहा है कि आप नशा मत तो किसी को बिकने दीजिए। डॉक्टर अगर लिख करके देता है भी भाई इसको इस दवाई की जरूरत है, आप तब दवाई दीजिए। अगर डॉक्टर की पर्ची आप सांभ करके रखिए, कल अगर कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि फलाने डॉक्टर ने लिखी है। अगर आपने अपनी मर्जी से दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हमने कई केमिस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की ताकि हमारा युवा इस नशे से बच सके, क्योंकि बहुत सारे बैड एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। हमारा बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमारे समाज के चाहे संतगण हैं, चाहे हमारे खाप पंचायतों के लोग हैं या अन्य प्रबुद्ध जन हैं, वो सब इसके अंदर लगे हुए हैं। हमारे सरपंचगण हैं ताकि इस नशे को हम मजबूती से उसको रोक सकें और उसको पर काम कर सके। ये हमारी सरकार का दायित्व है। हम उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चला रहे हैं। चाहे हमने डी डिक्शन सेंटर्स खोलने की बात कही है, डी डिक्शन सेंटर्स अलग, हॉस्पिटल अलग भी हमने कहीं मांग अगर किसी ने की है, वो डी डिक्शन सेंटर भी हमने खोला है। उसके ऊपर भी हमारी पुलिस की ध्यान रहता है कि कितने उसके अंदर पेशेंट आए हैं और ठीक करके उनको वापस भेजते हैं। फिर उनको हम मंच पर भी लेके आते हैं। जो नशे के अंदर फंसा हुआ था और नशे से बाहर चला गया, फिर उसको हम मंच के ऊपर भी बुलाते हैं कि भाई वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मैं नशे में था और अब मैं ठीक हो गया हूँ। वो दूसरों को प्रेरणा भी देता है। हम इसके लिए लगे हुए, परंतु ये बहुत सारा एक ऐसा लोग इंटरनल उसके अंदर लगे रहते हैं जिससे कि हमारे युवाओं को वो खराब करें, परंतु हम उसके अंदर गति से लगे हुए हैं। विजय जी, बढ़ता अपराध और गैंगस्टर, हालांकि अभी पिछले कुछ समय में सरकार ने बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, बहुत अपराधियों को जो है वो पकड़ा भी है, गैंगस्टर्स को कुछ को डिपोर्ट करके भी लाया गया। फिर भी अभी बहुत से गैंगस्टर जो विदेश में बैठकर यहाँ पर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और अब क्या किया जा रहा है इसमें? विजय जी देखिए, मैं शुरू में ही मैंने कहा था ये बात भी भाई अपराध का कोई स्थान नहीं है, अपराधी का भी कोई स्थान नहीं है। अपराध और अपराधी या तो बंद कर दें, सुधार कर लें, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। और बड़ा सुधार किया, आपके सामने है, सुधार किया है। हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है और मुझे ये भी खुशी है कि हमारी पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशन चलाए हैं। उन ऑपरेशनों के माध्यम से इन प्रवृत्ति के जो गैंगस्टर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हमारी पुलिस कर रही, गति से कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं हर रोज अगर कहीं भी कोई, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हम बोलते भी हैं
कि हमारी सरकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी है और हम मजबूती से प्रदेश के लोगों को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो भुगतेगा भी। कुछ लोग बाहर बैठे थे, बाहर बैठ करके कॉल्स करते थे। मैंने कहा कि कॉल करके कोई तो आ रहा है ना, कैसे आ गया, उसको पहले ही रोक लो। रोकने का काम कर रहे हैं। अब आपके सामने है, बड़ा सुधार इसके अंदर हुआ है। बहुत सारे ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर भी पहुंचाया है। एक दिन मैं तो देख रहा था, एक चैनल ने अपने उसके ऊपर चैनल पे लगा दिया कि भाई जेलों में तो स्थान ही नहीं रहा। मैं उसको जब देखा, मैं पढ़ रहा था, तो मैंने वो डीजीपी को भेज दिया। मैं कहा ये कह रहे हैं कहा जेलों में स्थान नहीं रहा, ये अपराधी इतने चले गए। तो देखिए जब कार्रवाई होगी तो फिर जेलों के अंदर कमी नहीं है, हमारे पास और जेलें बन जाएंगी। परंतु हम ये चाहते हैं कि लोग शांति से रहें, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। हम लोगों को सुरक्षित सुरक्षा माहौल देना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। चाहे विदेश के अंदर भी जो गैंगस्टर बैठे थे, लगभग जो कोर गैंगस्टर थे जो विदेश के अंदर बैठे थे, उनको वहां से लेकर के यहाँ हमारी सरकार लेकर के आई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनको जेल के अंदर डाल रखा है। और जो और भी बैठे हैं उनको भी हमारी सरकार उसके अंदर मुस्तैदी से लगी है। जब समय लगेगा उसको लेकर के आएंगे, हम करें। रोजगार पे आपकी सरकार का बहुत ध्यान है, लेकिन इसी बीच बहुत से ऐसे मामले अभी आए कि डंकी रूट से हरियाणा के युवा भी जो है वो बाहर जा रहे हैं और फिर वहां पे उनके साथ जो होता है वो सबने देखा। हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में ही रोजगार मिले, डंकी रूट जैसे उससे वो बाहर ना जाएं और अपनी जान को जोखिम में न डालें। यूथ के लिए इस दिशा में क्या कर रहे हैं? देखिए विजय जी, हम यूथ को इस बात को लेकर के प्रेरित करते हैं। हम यूथ को भी और उनके माँ बाप को भी इसलिए बोलते हैं कि आप डंकी रूट का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके जाते हैं, इतना पैसा भी खर्च करते हैं, फिर आप जो आप सोच लेकर के जाते हैं वो सोच भी आपकी पूरी नहीं होती। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमारे युवाओं को करना पड़ता है। हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए विदेश सहयोग विभाग वो बनाया है, और विदेश सहयोग विभाग हमारे जो युवा है जो बाहर जाना चाहता है, बाहर से हम डिमांड मंगवाते हैं। सरकार एक ठीक प्रक्रिया से किसी भी बच्चे का, जो हमने बच्चे भेजे हैं विदेश में, उसका सिर्फ टिकट का किराया लगा, बाकी उसका कोई पैसा नहीं लगा। उसको भेजने का काम हमारी सरकार करती है। अभी भी हमारे पास लगातार बाहर से वैकेंसीज आती रहती हैं, जो एजेंसीज हैं, एजेंसी से हमारे संपर्क हैं। हमने विदेश सहयोग विभाग, हमारा एक अधिकारी, उसके अंदर 2-3 अधिकारी लगे हुए हैं जो संपर्क में रहते हैं, और केंद्र से और जो एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश विभाग है उनके अधिकारियों के संपर्क में रह करके, उन एजेंसी से संपर्क करके अपने युवाओं को एक ठीक रास्ते से भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि हमारा युवा डंकी रूट की तरफ ना जाए, वो एक ठीक रास्ते से जाए। उसके अंदर हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं युवाओं के माँ बाप से भी अब कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का रास्ता ना अपनाएं, जिससे कि हम भी जोखिम में डलें और हमारा परिवार भी जोखिम में डल जाए, हमारा जो पैसा लगता है वो भी जोखिम में डल जाए, वो भी पूरा ना हो। तो इससे हमें बचना चाहिए। ये सरकार की नीतियों की बात हमने की। थोड़ा सा हटके हम राजनीति की बात करते हैं। भाजपा के अंदर हर राज्य में आपकी डिमांड होने लगी है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में आप प्रचार के लिए गए, बिहार में गए, और जहां जहां भी गए हम आकलन कर रहे थे कि आपका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा, 90% के आसपास रहा। अब पंजाब में आपकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है और कई मर्तबा आपका वहां जाना होता है और कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें तो सिखों के प्रति आपकी सरकार काफी कुछ करने जा रही है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व जो है कुरुक्षेत्र में मनाया गया, तब भी कहा गया कि इसको पंजाब में नहीं कुरुक्षेत्र में मनाया गया। क्या ऐसा है, क्या ये कहा जा रहा है कि भाजपा आपको पंजाब में अपनी जड़ें फैलाने के लिए, अपना आधार और मजबूत करने के लिए कोई अघोषित टास्क दिया है या देने जा रही है?
विजय जी, नहीं, ऐसा विषय नहीं है। इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात बोलता हूँ, आप मेरी पिछली स्टेटमेंट भी देखना। पहली बार है, हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा था, पंजाब विधानसभा का भी सत्र चल रहा था। मैं पंजाब विधानसभा के सत्र में देखने के लिए गया। देखिए, पंजाब हमारा घर है। एक ही तो पंजाब था 1 नवंबर 1966 से पहले, पूरा ही पंजाब था। आज भी विजय जी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं हम, एक ही हमारा बेड़ा है, बेड़ा भी एक ही है विजय जी, अलग नहीं है। बिल्कुल, एक दीवार ही तो है बीच में जी, दरवाजा एक ही है, एक ही दरवाजा है। आज भी पंजाब हमारा घर है और पंजाब गुरुओं की ये धरती है। गुरुओं को सम्मान देना हमारी सरकार का दायित्व है। मैंने विधानसभा के अंदर, सेशन चल रहा था, विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा कि हमारी सरकार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस आ रहा है, एक रेजुलेशन हमने लेकर के आए और मैंने कहा कि हम उसको बड़े पद्धर के ऊपर मनाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुओं ने जो कुर्बानी, गुरु तेग बहादुर जी इतना बड़ा बलिदान उन्होंने देश और समाज धर्म की रक्षा के लिए दिया है। आज तक इतिहास में इतना बड़ा बलिदान हमें कहीं देखने को या सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। आप जानते हैं, एक बड़ा इतिहास है। और ऐसे महान गुरु जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आने वाली पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिले कि जो अत्याचार हमने लोगों के हित के लिए अपने शरीर के ऊपर ले लिए, पूरे परिवार ने ले लिए, आने वाली पीढ़ियों को उस रास्ते से न गुजरना पड़े। और हमने ये विधानसभा के अंदर मैंने खड़ा होकर के कहा कि हम इसको बड़े पद्धर के ऊपर मनाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी का हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी पर्व है और हमने बहुत डीपली उसको मनाया। ये खाली कह करके भी एक खाना पूर्ति पूरी कर दी, वो नहीं किया। भव्य रहा। मैंने बड़ा डीपली उसको गया हूं। मैं अगर डीपली गया हूं तो मैंने 1 नवंबर से शुरू किया। 1 नवंबर हरियाणा दिवस था, उस दिन से हमने शुरू किया। मैंने 350 प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 यूनिट इकट्ठा किया, हर ब्लड डोनेशन में। उसके बाद हमने स्कूल्स के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर निबंध, कविताएं और पेंटिंग प्रतियोगिताएं करवाई, उनको इनाम दिया स्टेट स्तर के ऊपर और फिर जिला स्तर के ऊपर बच्चों को इनाम दिए। बहुत बड़े पद्धर के ऊपर हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सेमिनार रखे, उसके अंदर सेमिनार करवाए और हमने 4 यात्राएं शुरू की। 4 यात्राएं करोड़ी से शुरू की, पिंजौर से शुरू की, फरीदाबाद से शुरू की और एक हमने यमुनानगर सढौरा से शुरू की। चारों यात्राएं पूरे प्रदेश के अंदर जिस जिस स्थानों के ऊपर गुरुओं के चरण किसी किसी समय जब भी पड़े हैं, जहां हमारे ऐतिहासिक स्थल से, पूरे प्रदेश के अंदर वो यात्राएं अलग अलग क्षेत्र से होते हुए 24 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर आई। 25 तारीख को बहुत बड़े स्तर के ऊपर समागम का आयोजन किया गया गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, जिसमें हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। इतनी पद्धर लेवल के ऊपर इतने बड़े समागम को हमने कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया है। और हमारी जिम्मेवारी है कि जिन गुरुओं ने हमारी रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा, हमारी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उस इतिहास को हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाना चाहिए और उसको लेकर के हम निरंतर हमने बड़ा काम किया है। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं। आप कह रहे पंजाब का, पंजाब के लोग देखते वहां हैं, पर आप मैं बता रहा हूं, सक्रियता जो बार बार जाना और वो होता है उस पर मैंने विजय जी मैंने कहा है कि पंजाब हमारा घर है। मेरी बहुत सारी रिश्तेदारियां पंजाब के अंदर हैं, मेरा आना जाना रहता है, काफी रिश्तेदारियां हैं और मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं विजय जी। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने यहां बैठा दिया है, परंतु आज भी मेरी सोच एक आम आदमी की सोच है। मेरी सोच के अंदर फर्क नहीं। कोई भी व्यक्ति मेरे को मिलने आके, कोई भी व्यक्ति, मैं कहीं भी अगर कोई हाथ दे देता है, मैं तुरंत, मैंने आदेश किए हुए हैं अपने पूरे स्टाफ को
मैंने आदेश किया भी सड़क के ऊपर अगर कोई हाथ देता है ना, जहां मैं जा रहा हूं, अगर हाथ दे दिया तो गाड़ी रोक लेना। मेरे को कई बार पता नहीं चलता, मैंने उन्हें स्पेशल कहा हुआ है भी अगर कोई हाथ देता है तो आप गाड़ी रोक लीजिए। उसको क्या बात करनी है, उसका क्या विषय है, कम से कम मेरे तक तो बात आए। और इसी कारण से मैं लोगों को मिलता हूं। लोगों का जो स्नेह, जो प्यार है, वो यही कारण है कि हम लोगों को लगातार उनके संपर्क में रह करके उनको मिलते रहते हैं। और मैं अभी पंजाब की भी बात बता रहा हूं। मैं एक दिन पंजाब में कहीं बैठने के लिए चला गया, ये पंजाब की घटना है। मैं बैठने के लिए गया, जब मैं बैठ करके वापस जा रहा था तो रास्ते में महिलाएं खड़ी, बुजुर्ग और महिलाएं, मेरे ख्याल से 15-20 महिलाएं थी और 8-10 बुजुर्ग थे। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा भी महिलाएं खड़ी, मैंने कहा गाड़ी रोक लो। गाड़ी रोक ली तो मैं उनके पास गया उतर करके, उनको तो पता नहीं था। वह हैरान रह गया जब उन्होंने मेरे को बात कही। उन्होंने मेरे को कहा जी हमें तो कोई ये कह के गया था यहाँ से भी मुख्यमंत्री जी आएंगे, हाँ आप यहाँ खड़े हो जाओ, रुक जाएंगे। कहा वो हम तो 1 घंटे से कहा आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ खड़े। ये इतनी बड़ी बात मेरे को उन्होंने पंजाब के अंदर महिलाओं ने कही, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम आपका, कहा भी आप आएंगे और रुकेंगे। कहा यहाँ से मैं रुका, उनसे बात मैं 15 मिनट बात करता रहा, बुजुर्गों से भी करता रहा, महिलाओं से भी करता रहा। 15 मिनट बात की मैंने, और उन्होंने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे आकर के हमारे पास रुका है। मैं जहाँ जाता रहता हूँ, मैं पंजाब के अंदर भी जहाँ गया हूँ, मैं कई जगह रुक जाता हूँ। ज़्यादातर मेरा सफ़र बाई रोड होता है कि कोई लोग अगर कहीं मिलता है तो उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के लिए हमारा जीवन है। आदरणीय मोदी जी का जो जीवन है वो इस देश के लिए है, देश के आवाम के लिए है। भारत का दुनिया के अंदर जो नाम आज उठा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने उसकी दूरगामी सोच के कारण उठा है। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं 2014 से पहले भारत को किस दृष्टि से देखा जाता था, आज 2025 आज भारत को किस दृष्टि से देखा जाता है, ये अंतर स्पष्ट रूप से देश के लोगों को दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उसको स्नेह करते हैं। जब प्यार और स्नेह करते हैं तो मोदी जी बार बार चुन करके आते हैं। ये लोग ही, उन्हीं का प्यार है, उन्हीं का स्नेह है। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति को आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड दिया है। नहीं तो गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, पैसे के अभाव के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी ने दिया कि उसको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको बीमारी आ जाती है, सिर ऊंचा करके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसका मैंने जिक्र किया है आपके बीच में कि आयुष्मान चिरायु के तहत मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 लाख लोगों ने इलाज कराया है। 25 लाख की एवज में 4,500 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही कारण हुआ है। नहीं तो 2014 से पहले गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आज सिर ऊंचा करके गरीब व्यक्ति इलाज करा लेता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति का अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, इसी के कारण लगातार मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और ये लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों के दिलों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जगह बनाई है, उनके दिलों को चुराया है और लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा, और जब मुद्दा नहीं है तो ये लोगों को भ्रामक प्रचार में फंसा करके उनको गुमराह करते हैं। देश के लोग अब समझ चुके हैं। मैंने तभी आपको शुरू में कहा था कि 2029 का चुनाव अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो इस देश का मार्गदर्शन करेंगे। ये आपके सामने भी है, हम भी इसको देख रहे हैं। प्रचार की ही बात हम करते हैं। एक ये प्रचार भी किया जाता है कि बहुत से फैसले, खासतौर पे जैसे प्रशासनिक फेरबदल वगैरह होता है, वो दिल्ली से होते हैं। ऐसी अफवाहों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। मैंने कहा है कि वो झूठ फैलाते रहते हैं। कभी भी दिल्ली का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मेरी अपनी इच्छा होती है। और दिल्ली के लोग मुझे बोलते हैं कि आपने चलाना है स्टेट, आप चलाइए, कैसे चलाएंगे।
कांग्रेस के समय में तो ये हालत थी, आपको भी मालूम है विजय जी, देश को भी मालूम है। प्रधानमंत्री को कौन चलाता था? सोनिया गांधी चलाती थी ना, चलाती थी। सोनिया गांधी के बगैर तो हिलता ही नहीं था कुछ भी। पूरा देश जानता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के हमारे नेता बोलते हैं कि आपने स्टेट चलाना है, आप चलाइए, कैसे चलाएंगे? हाँ, ये मेरे ही ऐसी सोच है कि अगर मैं कोई फैसला करता हूं, हम सलाह ले लेते हैं, सलाह लेते हैं भी भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई और मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है तो बता देते हैं भी आप ऐसे कर लीजिए। अच्छा है, लगता है ये मेरे लिए भी अच्छा होता है और दिल्ली के लोगों के लिए भी अच्छा होता है कि हमारी सरकार एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है। ये बड़ा अच्छा लगता है हमें। कबीर कुटिया सीएम हाउस, थोड़ा सा लाइटर उसमें आते हैं, पहले से कैसे अलग है? अब देर रात सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, हम भी कई बार आते हैं तो देखते हैं कि 9:30-10 बजे बाहर लंबी कतारें लगी हैं और आपका जितना भी व्यस्त शेड्यूल हो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आपको कैसा लगा और कोई खास दिलचस्प किस्सा लोगों से इस मुलाकात के दौरान जो आपने अपना जो सीएम हाउस लोगों के लिए खोला है? हाँ, मैंने विजय जी ये बात कही थी कि ये जो संत कबीर कुटीर है ये लोगों की ही है। किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, हम लोगों के लिए है, जनता के लिए है, उनकी बात क्यों ना सुने? किसी को कोई भी विषय होता है आकर के सीधा मिल लेता है। हमने उन लोगों को कहा है कि भाई अगर इमरजेंसी हो तो हम 24 घंटे तैयार हैं इमरजेंसी के अंदर, और लोग करते हैं। रात को 2 बजे भी फोन कर लेते हैं, 2 बजे भी फोन उठ जाता है, 3 बजे भी उठ जाता है। कभी भी इमरजेंसी में तभी फोन उठता है, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसकी इमरजेंसी के अंदर अगर हम कुछ कर सकें तो अच्छा लगता है हमें, कि करना चाहिए। और हरियाणा के लोगों को बड़ा विश्वास इस बात का है कि जब भी हम किसी काम के लिए अगर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो हमें मिलेगा, यह विश्वास बड़ा है। लोगों का ही आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। जब लोगों का आशीर्वाद और प्यार है तो फिर हम क्यों ना करें? उन्हीं से तो हमें ताकत मिलती है, उन्हीं से ही ऊर्जा मिलती है। आज हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको शुरू में ही ये बात कही थी विजय जी कि हरियाणा के अंदर भी अब की बार तो डर के वोट दिया, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया था कांग्रेस है कि कांग्रेस है कि, परंतु 2029 के चुनाव में आप देखेंगे ना तो कांग्रेस दिखाई देगी ना कोई और दिखाई देगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी कमल का फूल दिखाई देगा। और कोई दिखाई नहीं देगा। हर किसी का सीएम, हर किसी के लिए सीएम हमेशा उपलब्ध, कोई चेहरे पर फिर भी थकान नहीं और हमेशा मुस्कान। क्या राज है इसके पीछे? मैंने कहा है विजय जी, लोगों का आशीर्वाद है। अब विपक्ष के लोग इस प्रकार का, उनको ये भी दर्द होता है कि मुख्यमंत्री हंसता रहता है। कहा भाई लोग काम को आ रहे, उनका अगर रोन थोड़ी लग जाएंगे। है? आप बताइए। लोग मेरे को आके बोलते हैं मुख्यमंत्री जी आप हंसते रहो। लोग ये कह रहे हैं भी आप अगर जिस प्रकार से मिल रहे हैं ऐसे मिलते रहो, आपकी हंसी को देखने के लिए आए हैं। अगर आपकी हंसी नहीं है तो उनको भी दर्द होता है, परंतु विपक्ष को पीड़ा होती है, पेट खराब हो रहा, और लोग आकर के ये बात बोलते हैं कि 2029 में गोली देंगे का इनको। बढ़िया गोली देंगे इनको। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके साथ हरियाणा भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। हमारी यही दुआएं हैं, ये शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी। संवाद में नमस्कार, थैंक यू। आपने अमर उजाला इस चैनल और प्रिंट मीडिया पे आज बहुत सारी बातचीत आपने की है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके माध्यम से ये सारी की सारी बातचीत हरियाणा के जन जन तक पहुंचेगी और लोग इस बात से शायद बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अमर उजाला का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं
कि ये मंच आप समय समय पर देते रहते हैं। थैंक यू, बधाई। धन्यवाद। बहुत